एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती है जो इंटर पास करती है। उसका परसेंटेज आता है 95%। पूरे गांव में वो हवाई रहता है और वो आगे भी पढ़ना चाहती है और पढ़ लिख के कुछ बनना चाहती है। लेकिन उसके घर वाले बोलते हैं, जो गरीब रहते हैं, कम पढ़े लिखे रहते हैं माता पिता, कि आगे पढ़ के क्या करोगे। लेकिन वो लड़की बोलती है नहीं, मेरे को आगे पढ़ना है। फिर वो कैसे भी करके ग्रेजुएशन में एडमिशन करा के ग्रेजुएशन भी वो कर लेती है। लेकिन उस टाइम उसके माता पिता बोलते हैं कि अभी तुम ग्रेजुएशन कर ली, अब तुम्हारा शादी हो जाएगा, तुम शादी कर लो। तो बेचारी करती तो क्या करती, अपने माता पिता का बात मानती है और शादी के लिए हाँ बोल देती है। ये सोचती है कि चलो मैं जिधर जाऊंगी तो मेरा हस्बैंड, मेरे सास ससुर, कम से कम मेरे माता पिता लोग बोलते हैं कि पढ़ लिख के क्या करोगी। तो सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। लेकिन इसको पता नहीं था, शादी हो जाता है। लड़की का शादी होने के बाद जब वो वहाँ पर जाती है, जब ये पढ़ाई करती है या बोलती है मेरा एडमिशन कराना है, मेरे को IAS बनना है, UPSC करना है, तो उनके सास ससुर बोलते थे कि आगे पढ़ के क्या करोगी, तुम कलेक्टर बनोगी, जितना पढ़ना था तुम पढ़ चुकी हो, जितना जो करना था अब तुम बस घर देखो, खाना बनाओ। लेकिन लड़की को ये चीज़ पहले से जुनून था कि मेरे को कुछ बनना था। फिर लड़की अपने हस्बैंड से भी बोलती कि मेरे को आगे पढ़ना है, मेरे को UPSC एग्ज़ाम देना है, क्लियर करना है। तो हस्बैंड भी अपने माँ बाप के खिलाफ बेचारा नहीं बोल सकता, वो भी कुछ नहीं कर पाता है। बात इतना बढ़ जाता है कि लड़की बाद में बोलती है कि मेरे को नहीं रहना है और मेरे को तलाक चाहिए। घर वालों ने बोला तो मैं शादी कर ली, लेकिन मेरे को अब नहीं रहता है। फिर होना क्या था, तलाक होने के बाद लड़की जो चीज़ चाहती थी, लड़की को वो चीज़ मिल जाता है। लड़की IAS बनना चाहती थी, लड़की IAS बन जाती है। पूरे गांव वाले को दिखा देती है, पूरे समाज को दिखा देती है कि एक लड़की अगर चाह ले कुछ बनना तो बन सकती है। शादी तो कर लिया, सब चीज़ कर लिया, लेकिन सपने को, किसी का सपना को कोई नहीं रोक सकता, चाहे माँ बाप हो, चाहे सास ससुर, चाहे पति हो। लड़की जो बनना चाहती है वो लड़की अपना सपना को पूरा करती है, लड़की वो चीज़ बन जाती है। IAS बनना चाहती है IAS बन जाती है। तो चलिए कहानी को पूरी तरह से आप लोगों को बताते हैं। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कहानी बहुत ही रोचक है। ऐसी कहानी है जो शादी हुआ, फिर तलाक हुआ, फिर एक ऐसे मोड़ पे जाके मिलन होता है जहाँ पे अगर आदमी सुनेगा तो दिल थाम लेगा। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। सुबह सुबह का टाइम था, 9 o'clock हो रहा था और जोरों शोरों से तैयारी चल रहा था। वहाँ से कुछ किलोमीटर दूर था, वहाँ पे जिला था, तो वहाँ पे न्यू कलेक्टर का आगमन होने वाला था। और न्यू कलेक्टर का आगमन होने वाला था तो आप लोगों को मालूम है कि बड़े बाबू, ऑफिस का इंचार्ज, सब लोग मतलब तैयारियां में जुटे रहते हैं जब कोई नया कलेक्टर या नया कोई चीज़ आता है। फिर 9 से 10 बज गया, तैयारी होती रही। फिर देखते हैं कि सामने से एक सफ़ेद गाड़ी आ रही है और सफ़ेद गाड़ी आके डायरेक्ट कार्यालय के जिधर गाड़ी रुकता है उधर आके गाड़ी रुकता है। और गाड़ी रुकने के बाद देखते हैं कि सफ़ेद गाड़ी में से कर्मचारी के सब लोग दौड़ते हैं, बड़ बाबू कर्मचारी लोग गाड़ी की ओर दौड़ते हैं। और गाड़ी में से एक महिला निकलती है जो हरा कलर का साड़ी और आंखों पे पावर वाला चश्मा, एक हाथ में घड़ी और मोबाइल और दूसरे हाथ में बुक लिए हैं। मतलब बहुत सभ्यता, बहुत सरल तरीके से वो थी। सब लोग देख के देखने लगे और सब कोई उनको गुलदस्ता देने लगे। बड़े बाबू थे, जितने भी कर्मचारी लोग थे, सब कोई गुलदस्ता देने लगे। मैडम सबका गुलदस्ता लेकर और आगे बढ़ने लगी। लास्ट में देखी तो एक आदमी गुलदस्ता लेके खड़ा था जिनका नाम था विशाल कुमार। तो मैडम उनसे भी गुलदस्ता ली और एक नज़र उनके ऊपर मारा और मैडम जी केबिन के अंदर चली गई। फिर केबिन के अंदर जाने के बाद बड़े बाबू फिर से केबिन के अंदर गए और एक एक आदमी को, जितने भी स्टाफ लोग, कर्मचारी लोग थे, सबके बुला के और परिचय कराने लगे। फिर वही दूसरे लाइन में जो विशाल कुमार जो थे, वहाँ के जो क्लर्क थे, वो लाइन में थे मैडम के सामने। फिर जब उन्होंने देखा कि मैं सबसे सामने हूँ तो पीछे जाके खड़े हो गए। सब लोगों का परिचय हो गया। लास्ट में जब विशाल कुमार आए तो बड़े बाबू उनका परिचय दे ही रहे थे। तो मैडम जी ने बोला कि आप इन लोग का परिचय क्यों दे रहे हैं, ये लोग खुद अपना परिचय देंगे। तो विशाल कुमार बोलते हैं कि मेरा नाम विशाल कुमार है और मैं यहाँ पे क्लर्क की पोस्ट पे हूँ, क्लर्क का काम करता हूँ। बस यही बोलते हैं और वहाँ से वो तुरंत निकल जाते हैं, मैडम के पास नहीं रुकते। ये चीज़ बड़े बाबू को खटक जाता है कि कैसे कोई बंदा
कोई छोटा है मतलब कर्मचारी है, कलेक्टर साहिब है, तो मतलब कुछ बोल के जाना, हाँ जा रहा हूँ या कुछ है। विशाल कुमारी को जाने के बाद बड़े बाबू बाहर निकलते हैं और विशाल कुमार से बोलते हैं कि तुम ऐसा क्यों किया, कैसे कर सकते हो। तो मैडम के सामने से गुस्से में चले आए। मेरे को लगा तुम किसी चीज़ से खफा हो, क्या प्रॉब्लम है। तो विशाल कुमार कुछ भी जवाब नहीं देते। विशाल कुमार जवाब नहीं देते हैं, अपने फाइल पर नज़र गड़ाए रहते हैं। फिर विशाल कुमार शाम को घर चले जाते हैं। अब अगला सुबह आता है तो सब कोई मैडम का केबिन में आता है। कुछ भी काम रहता है, कुछ भी काम के लिए तो काम कराता है और जो भी चीज़ रहता है वो लोग लेके जाता है। लेकिन अगला सुबह जो विशाल कुमार थे वो कलेक्टर ऑफिस नहीं आते हैं और बड़े बाबू को फ़ोन करके बोलते हैं कि मेरा तबीयत खराब है। ठीक है, एक दिन बीत जाता है। दूसरे दिन बड़े बाबू आते हैं तो विशाल कुमार बोलते हैं कि मेरा कुछ भी काम रहेगा तो मैं मैडम के जी के पास नहीं जाऊंगा और मैं दूसरे आदमी से भेज दिया करूंगा। तो बड़े बाबू को भी समझ में नहीं आता है कि आखिर मामला क्या, चलो सामने तो दूसरा आदमी भी जाकर काम करा लेगा। विशाल कुमार ऐसे कर करके लगभग 1 महीना हो गया, कभी भी मैडम जी के सामने, कलेक्टर साहिबा के सामने कभी सामने नहीं गए। फिर एक दिन क्या था, मैडम जी डायरेक्ट आई और वहाँ पे हाल में रुक गई। वहाँ पे विशाल कुमार भी थे और सब ऑफिस के इंचार्ज लोग भी थे। फिर मैडम जी ने सबको गुड मॉर्निंग बोला, विशाल कुमार को भी देखा और केबिन के अंदर चली गई। फिर विशाल कुमार को कुछ भी काम पड़ता था तो विशाल कुमार दूसरे कर्मचारी को, अपने सहयोगी को भेजते, बोलते काम करा के लेके आओ, ये फाइल मैडम को ला के दे। फिर ऐसे करते 5-6 दिन बीत गया, 1 हफ्ता बीत गया। विशाल कुमार ऑफिस ही नहीं आया। मैडम जब उनको नहीं देखी तो बड़े बाबू को बुला कर पूछी आखिर में मामला क्या है, ये विशाल कुमार नाम का जो क्लर्क है ये ऑफिस क्यों नहीं आ रहा है और प्रॉब्लम क्या है, ये छुट्टी लिए हैं। तो बड़े बाबू बोलते हैं नहीं मैडम छुट्टी नहीं लिए हैं और मालूम नहीं क्यों नहीं आ रहा है, आज 5-6 दिन से नहीं आ रहा है। तो जो कलेक्टर साहिबा थी वो बोली ठीक है आप पता कराइए और उनको बुलाइए। ऐसे कोई सरकारी कर्मचारी बिना छुट्टी का, बिना कुछ एप्लीकेशन दिए नहीं रह सकता है। फिर क्या था, बड़े बाबू फ़ोन किए और बोले कि मैडम जी नाराज़ हैं और आप बिना छुट्टी लिए रह रहे हैं, आप आइए। फिर दूसरे दिन करना क्या था, सुबह का टाइम था, 10 o'clock का। विशाल कुमार ऑलरेडी ऑफिस में आके खड़े थे। मैडम जी आई। मैडम जी जब वहाँ पे बैठी तो मैडम जी थोड़ा गुस्से में बोली, मिस्टर विशाल कुमार, ये आपका घर नहीं है कि आप जब आते हैं तब आते हैं, जब चले जाते हैं चले जाते हैं और अपनी मर्जी से आप काम करेंगे, अपनी मर्जी से आप काम नहीं करेंगे, ये आपका घर नहीं है। फिर विशाल कुमार बोलते तो क्या बोलते, अपना सर नीचे किए रहते हैं। फिर मैडम बोलती है कि आपको अगर नहीं आना था तो आप एप्लीकेशन दे देते, आपका कुछ प्रॉब्लम है तो आप लिखित दे देते। ये सरकारी कर्मचारी है, ये कलेक्टर ऑफिस है, ये कुछ आम नहीं है। फिर भी विशाल कुमार कुछ नहीं बोलते हैं। फिर मैडम गुस्से में बोलती हैं, मैं इतना कुछ बोल रही हूँ तो तुम बोलो, कुछ बोलो, आप बोलो, क्यों नहीं बोल रहे हो आप। फिर विशाल कुमार थोड़ा गुस्से में आके बोलते हैं कि मैंने पहले की अपना जो छुट्टी नहीं किया था, मेरा छुट्टी का जितना दिन था मैं वही छुट्टी के दिन अपने कटिंग कर रहा था, मैं एक्स्ट्रा एक भी दिन छुट्टी का कटिंग नहीं किया। मेरा जो लीव बचा था वही लीव में मैं घर में रह रहा था। और गुस्से में बात बोल के बाहर निकल गया। फिर मैडम भी देखती रही, मैडम कुछ बोली नहीं, ऐसे चलते रहा। फिर उसके बाद विशाल कुमार ऑफिस आते, अच्छे से ऑफिस से जाते, किसी से ज़्यादा बोलते रहे, किसी से ज़्यादा बात नहीं करते। फिर मैडम जी बड़े बाबू को बुलाई और बोली कि ये आदमी कौन है, कितना दिन से इसका यहाँ पे पोस्ट हुआ है। तब वो बड़े बाबू बोलते हैं कि मैडम जी 2 साल पहले ये इनका पोस्ट यहाँ पे हुआ है, ज़्यादा किसी से बोलते नहीं, अपने काम में लगे रहते हैं, खामोश टाइप के आदमी है, मतलब किसी से ज़्यादा घुलते मिलते नहीं, बस अपना काम करते रहते हैं। मैडम जी सुनी, ठीक है कोई बात नहीं। फिर वहाँ से बड़े बाबू चले गए। ऐसे ही मैडम बहुत अच्छे से काम कर रही थी, जिले में, हर गांव में, हर जवार में उनका नाम हो रहा था। फिर मैडम के जो सीनियर जो उसमें कर्मचारी लोग थे, उसमें एक थे वर्मा जी। कोई भी टेंडर आता था विकास का, गांव का कोई भी टेंडर आता था तो शर्मा जी के टेबल से ही गुजरता था।
और शर्मा जी का उसमें कमीशन होता था। फिर धीरे धीरे वक्त बीतता गया और मैडम को पता चला कि हमारे कर्मचारी एक है जो हर चीज़ में, हर टेंडर में कमीशन लेते हैं। फिर मैडम जी नकेल कसना शुरू कर दिया। वर्मा जी को ये चीज़ पता चल गया कि मैडम जी जो कलेक्टर साहिबा है मेरे ऊपर नकेल कस रही है, मेरे ऊपर ध्यान दे रही हैं। वर्मा जी को गुस्सा आ गया। अब वर्मा जी एक दिन एक फाइल लेके मैडम जी के पास आए और वो फाइल दिए मैडम जी को और बोले इसको पास कर दिए। तो मैडम जी पास नहीं की, टेंडर को पास नहीं किया। फिर जब पास नहीं किया तो बस वो जो वर्मा जी थे बाहर आए केबिन से और हल्ला गुल्ला करने लगे, मैडम जी को उल्टा पुल्टा बोलने लगे। वहीं स्टाफ में विशाल कुमार भी था। अब बात इतना ज़्यादा बढ़ गया कि विशाल कुमार को ये बात गंवारा नहीं हुआ। इतना ज़्यादा उल्टा पुल्टा सुनकर कलेक्टर साहिबा के बारे में विशाल कुमार वर्मा जी से भिड़ गए। दोनों में हाथापाई होने लगा। अब पूरा कलेक्टर ऑफिस में शोर शराबा होने लगा। तो कलेक्टर साहिबा बाहर निकल के आई और देखी तो लोग झगड़ा कर रहे हैं। फिर शांत कराया, मामला शांत हुआ। ऑफिस के अंदर गई, बड़े बाबू से बोली कि विशाल कुमार को लेके आइए। विशाल कुमार जब ऑफिस में गए तो मैडम जी ने बोला आखिर आप झगड़ा क्यों कर रहे थे? ये आपको शोभा देता है? आप लोग एक अच्छे पद पे, एक अच्छे काम पे आप लोग लगे हुए, तो आप लोग को उसमें झगड़ा नहीं करना चाहिए। एक दूसरे से सम्मान, और कुछ प्रॉब्लम है तो कहना चाहिए। तब पहली बार विशाल कुमार अपना नज़र उठा के बोलते हैं कि मैडम जी वो आपके बारे में उल्टा पुल्टा बोल रहा था तो मेरे को सहा नहीं गया। तो मैडम जी बोलती हैं कि वो मेरे को बोल रहा था ना, आपको तो नहीं बोल रहा था ना, मेरे को बोल रहा था। मैं उस पर कानूनी कार्रवाई करती। आप क्यों झगड़ा किए? आपको किसने हक दिया है? फिर विशाल कुमार को थोड़ा गुस्सा आया तो विशाल कुमार बोला, एक ही चीज बोल के चला गया कि तुमको कोई कुछ बोलेगा तो मैं सुन नहीं पाऊंगा, मैं रह नहीं पाऊंगा। ये बात बोल के वहां से चला गया। अब आपसे तुमको बोलने पे बड़े बाबू को भी थोड़ा आश्चर्य हुआ, अरे यार मैडम को गुस्से में तुमको बोल के चला गया। फिर भी मैडम जी कुछ बोली नहीं, थोड़ा बहुत मैडम जी भी नर्वस हो गई। फिर बड़े बाबू भी चला गया। फिर बाहर क्या था, ऑफिस में भी बातचीत होने लगा कि वर्मा जी तो मैडम जी को उल्टा पुल्टा बोल रहे थे, फिर ये विशाल कुमार क्यों झगड़ा कर गया, मतलब मामला क्या है। लेकिन जानते हैं वो लोग बात ही बना रहे थे। फिर इसके बाद अच्छे से काम होते गया 2 दिन हो गया। वर्मा जी भी तो थोड़ा शांत हो गए, थोड़ा नॉर्मल हो गए। 2 दिन बाद ऊपर से फ़ोन आया मैडम जी के पास कि कैबिनेट मंत्री आने वाले हैं और जनता दरबार लगने वाला है, तो आप अच्छे से सब प्रोग्राम सब अच्छे से मतलब काम कीजिए, व्यवस्था कीजिए। तो मैडम जी सबको बोली, बड़े बाबू से लेके जितने भी स्टाफ थे, कि अच्छे से सब चीज़ करना, कि मंत्री जी आए तो मंत्री जी का कोई प्रॉब्लम नहीं आए ना तो मंत्री जी नाराज हो जाएंगे। अगला दिन आ गया, सब प्रोग्राम फिट है, सब चीज़ व्यवस्था हो गया है और इधर विशाल कुमार आए नहीं। अब मैडम जी विशाल कुमार को ही ढूंढ रही हैं। फिर विशाल कुमार जब कहीं नहीं दिखे तो मैडम जी बड़े बाबू को बुलाए, बोले कि विशाल कुमार जो कलर के वो अभी नहीं आए। मैं ऑलरेडी पहले बोल के रखी हूँ कि सबको इस दिन आना है, सबको व्यवस्था देखना है। पता लगाइए क्या प्रॉब्लम है, नहीं आए, उनका रोज का है। बड़े बाबू पता लगाते हैं तो पता चलता है कि विशाल कुमार हॉस्पिटल में। अब हॉस्पिटल में किस लिए है मैडम जी पूछते हैं तो बोलते हैं कि नाइट में घर जा रहे थे, रूम पे जा रहे थे, कुछ अज्ञात बदमाशों ने उन पर हमला किया जिससे वो घायल हो गए हैं और हॉस्पिटल में हैं। अब मैडम जी को इतना सुनना था कि मैडम जी नर्वस हो गई। मैडम जी बोली ठीक है, बड़े बाबू से बोली कि आप यहाँ की व्यवस्था संभाल लीजिए और मैं ऑफिस जा रही हूँ। बड़े बाबू को भी समझ में नहीं आ रहा था कि कलर के लिए मैडम जी या मंत्री जी का अभी आने वाले हैं, मंत्री जी इनको छोड़ के जाएंगी। तो बड़े बाबू बोले मैडम जी से कि कलेक्टर साहिबा से कि आप न जाइए, मैं दूसरे आदमी को भेजता हूँ। अभी अगर मंत्री जी आ गए तो गुस्सा हो जाएंगे कि आप नहीं हैं यहाँ पे।
तो बोली नहीं मेरे को जाना है, ड्राइवर को बोली, तुरंत हॉस्पिटल की ओर निकल गई। जब हॉस्पिटल में गई तो डॉक्टर भी चौंक गए, वहाँ के लोग भी चौंक गए कि बताइए कलेक्टर साहिबा डायरेक्ट चली आई बिना किसी को बोले, बिना किसी का कुछ मतलब कुछ रहता है तो आदमी बोल के आता है। आई, लिफ्ट भी नहीं काम कर रहा था, लिफ्ट ऊपर गया था, फिर आने में 2 मिनट 3 मिनट लगता। मैडम जी को रहा नहीं गया, मैडम जी सीढ़ियों से ऊपर गई और आईसीयू में जाके देखने लगी। जब आईसीयू में देखी तो विशाल कुमार वैसे आईसीयू में है। फिर कुछ मिनट देखा, फिर डॉक्टरों को बोला कि लापरवाही नहीं करना, अच्छे से ट्रीटमेंट करना और जल्दी से जल्दी इनको ठीक करो, बस इतना बोलना था। फिर वहाँ से उनके मोबाइल पे कितना भी कॉल आया कभी रिसीव नहीं की। बाहर निकलने के बाद कॉल रिसीव की तो बड़े बाबू बोले कि मंत्री जी गुस्सा होकर चले गए। फिर दूसरे दिन जब ये ऑफिस में आई तो बड़े बाबू को भी समझ में नहीं आ रहा है। फिर ऐसे ऐसे करते 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ते होने के बाद जो विशाल कुमार थे वो भी अच्छा हो गए। अच्छा होने के बाद क्या था, विशाल कुमार अपने रूम पे गए, जिधर उनका रूम मिला था। रूम पे जाने के बाद अभी वो अच्छे से वहाँ पे अपना मतलब आराम करते थे। फिर एक दिन आया 1 हफ्ते बाद कि मैडम जी को एक दिन छुट्टी था, बोले तो संडे था। मैडम जी अपने ड्राइवर लोग को बोली और अपना सुरक्षा गार्ड को बोली कि ठीक है चलिए आज विशाल कुमार के रूम पे चलिए, मुझे विशाल कुमार को देखना है। फिर सब लोग विशाल कुमार के रूम पे गए। फिर मैडम उतरी और अंदर गई और अपने स्टाफ लोग को और अपने जितने भी मतलब पास में थे सुरक्षा वाले को बोले आप बाहर खड़े रहिए। रूम के अंदर अकेली गई। रूम के अंदर जब अकेली गई मैडम तो देखी कि विशाल कुमार लेटे हुए हैं, पूरे बदन में पट्टी लगा हुआ है और बाजू में दवा रखा है, पानी रखा हुआ है, लेकिन विशाल कुमार पानी और दवा अच्छे से ले भी नहीं पा रहे हैं, निकाल भी नहीं पा रहे हैं और दर्द से पूरा शरीर टूट रहा है। फिर मैडम जी जब वहाँ पे दरवाजे विशाल कुमार देखे तो कैसे भी थोड़ा थोड़ा बोलते बोलते बोले कि आप यहाँ पे कैसे क्यों आई। फिर मैडम जी पहले उनको दवा दी, फिर उनको पानी पिलाया। फिर मैडम जी वहाँ एक चेयर था, चेयर कुर्सी पर बैठी। मैडम जी बोले कि क्या हुआ, मैं देखने आई। तो बोले नहीं, जब आप यहाँ पे देखने आई हैं तो फिर स्टाफ के लोग और ज़्यादा बात करेंगे, क्या रिश्ता है क्या नहीं है, आप क्यों यहाँ पे आई मैडम जी। फिर जो कलेक्टर साहिबा थी वो बोली आज मैं आई हूँ तो आप बोल रहे हैं कि क्यों आए हैं, आप मेरे लिए वर्मा जी से झगड़ा कर गए, लड़ गए। उस दिन भी तो लोग बोल रहे थे कि वर्मा जी के और मैडम जी के बीच में झगड़ा हुआ, तो विशाल कुमार क्यों लड़ गए, ये आपने नहीं सोचा। तो विशाल कुमार बोलते हैं कि सॉरी माफ़ कर दीजिए और बताइए आप, आज तो आपका छुट्टी है तो आपको रूम पर रहना चाहिए। तो मैडम जी ये बोलते थे उनको। फिर मैडम जी चारों ओर रूम में देखी तो बहुत कचरा था। फिर विशाल कुमार से पूछी कि आप अपने बीवी बच्चों को क्यों लेके यहाँ पे नहीं रहते हैं, बीवी बच्चों को लेकर रहना चाहिए तो बीवी कम से कम खाना खिलाती, खाना बनाती, रूम को भी साफ रखती, कैसे पूरा कचरा करके आप रखे हैं। तो विशाल कुमार मैडम जी की ओर देखते हुए बोले कि मैंने आज तक शादी नहीं की। तो बोली कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने शादी दोबारा नहीं किया हो। तो बोलते हैं नहीं मैं शादी नहीं किया, आपने भी तो शादी नहीं किया। अब मैडम जी की आंखें थोड़ा थोड़ा भर जाती है सुन के कि मैंने आज तक शादी नहीं किया और आपने भी शादी नहीं किया। फिर मैडम जी बोलती हैं कि पहले का जो भी बात है मैं सब भूल चुकी हूँ, थोड़ा थोड़ा याद है, बस वही याद लेके मैं रहती हूँ। फिर जो यहाँ पे जो विशाल कुमार थे बोलते हैं कि अनुराधा मुझे माफ़ कर दो। वो मैडम जी का नाम अनुराधा था। अनुराधा मुझे माफ़ कर दो और मेरे से गलती हो गया कि मैंने झगड़ा किया, मैंने आपके जज्बात को, मैंने आपके हालातों को नहीं समझा। फिर होना क्या था, इधर मैडम जी भी जो कलेक्टर साहिबा थे वो भी रोने लगी। फिर विशाल कुमार बोलते हैं कि मैं करता तो करता क्या, आप बोलती थी कि मेरे आगे पढ़ना है, यूपीएससी क्लियर करना है, मेरे माँ बाप बोलते थे कि पढ़ लिख के क्या करना है, तो मैं अपने माँ बाप के खिलाफ भी नहीं जा सकता और आपका साथ भी नहीं दे सकता था। और आप बोलती थी कि मेरे को किसी भी हालत में पढ़ना है, तो आप मेरे को भी छोड़ने को तैयार थी, घर वालों को भी छोड़ने को तैयार थी, बस आपको जुनून था, आप इस चीज़ करना चाहिए था। और मैं गलत था उस टाइम कि मैं आपका साथ नहीं देता था। फिर करता तो क्या करता। फिर इधर क्या था, मैडम जी का रोना स्टार्ट हो गया था। फिर बाद में मैडम जी बोली कि मेरा भी गलती है, मेरे को भी जिद नहीं करना चाहिए, सब चीज़ सोच समझ के करना चाहिए। तब वहाँ पे विशाल कुमार बोलता है रोते हुए कि
मैं इस सब चीज़ से तंग आ गया था। डेली झगड़ा होता था कि मेरे को पढ़ना है, खाना नहीं बनाना है, पहले पढ़ाई करना है। फिर घर वाले भी गुस्सा करते थे। तो हम लोग उस टाइम नादान थे, कुछ भी दिमाग में नहीं आता था, तो चलो हम लोग अलग हो गए। इसलिए मैं गुस्से में आके आपको तलाक का पेपर भेजा था कि तलाक पे पेपर साइन कर दो, आप अलग हो जाओ। तब वो जो कलेक्टर साहिबा थी अनुराधा, वो बोलती है कि मैंने तलाक के पेपर पे साइन नहीं किया। आपने तलाक का पेपर भेजा था, मेरे को मालूम है, लेकिन मैं अपने घर पे थी तो मैं तलाक का पेपर पर साइन नहीं किया, वैसे ही पेपर रखा हुआ है। मैं जो बनना चाहती थी, जो करना चाहती थी, मैंने किया, मैंने वो चीज़ हासिल किया। तब विशाल कुमार बोलते हैं कि माफ़ कर दो, मेरे से भी गलती हुआ कि मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। लेकिन उस टाइम हर किसी के घर में ये सब चीज़ चलना स्टार्ट हो जाता है। जब शादी होता है तो सब चीज़ देखना पड़ता है ना। फिर जो अनुराधा थी, जो कलेक्टर साहिबा थी, वो भी बोली मेरा भी गलती है कि मैंने उस चीज़ टाइम सब चीज़ नहीं देखा। कुछ करने का टाइम कुछ सोचना चाहिए, ये सब चीज़ करना है, ये नहीं है कि नहीं करना है, लेकिन आज नहीं तो कल कर सकते हैं। ये भी नहीं है कि 2 दिन 4 दिन ज़्यादा टाइम नहीं गंवाना चाहिए। फिर करना क्या था, यहाँ विशाल कुमार बोले कि आप यहाँ से मैडम जी चले जाओ, नहीं तो फिर बाहर स्टाफ खड़े हैं, बाहर क्या बोलते हैं, सुरक्षा गार्ड वाले खड़े हैं, फिर बाद में जाएंगे तो ऑफिस में क्या क्या बोलेंगे मालूम नहीं, फिर अच्छा नहीं, आप चले जाओ। फिर मैडम जी उठी और जाने लगी, दरवाजा के बाहर चले गए। विशाल कुमार को लगा कि अब मैडम जी चले गए, लेकिन मैडम जी दरवाजा के बाहर गई और अपने सुरक्षा गार्ड, अपने सब अधिकारियों से, जितना भी कर्मचारी लोग था, सबसे बोले कि आप लोग जाइए, कल ऑफिस में मैं आकर मिलती हूँ, गाड़ी उड़ी सब लेके जाइए। वो लोग भी सुने तो हैरान रह गए। फिर कहना था कि मैडम जी जब बोल दिए तो उन लोग को जाना, वो लोग चले गए। फिर मैडम जी रूम के अंदर आई और बोली वो लोग सब चले गए, आज मैं यहीं पर रुकूंगी। फिर विशाल कुमार और रोने लगा। विशाल कुमार बोला कि मैंने तुम्हारे जज्बात को नहीं समझा, जो आप बनना चाहती थी मैंने उसमें साथ नहीं दिया, मैं करता तो क्या करता, कि अनुराधा मुझे माफ़ कर दो। फिर कलेक्टर साहिबा बोलती है कि ठीक है, पहले का जो भी बात हो गया, जो हो गया सो हो गया। अभी तो आप मेरे जज्बात को, अभी तो आप मेरे हालात को समझते हैं कि मैंने क्यों आपका घर छोड़ा, क्यों आपसे दूर गई। तो विशाल कुमार बोलते हैं हाँ अभी समझता हूँ, अब दोबारा कोई भी शिकायत का मौका नहीं आएगा, क्योंकि इन लोग का तलाक हुआ नहीं था, पेपर पर साइन हुआ नहीं था। तो आज की कहानी ये थी मेरे भाई। फिर वो लोग अच्छे से अपने साथ में रहने लगे। फिर दूसरे दिन जब वो लोग कलेक्टर ऑफिस में गए तो सबको मालूम हो गया कि जो क्लर्क है विशाल कुमार, वो कोई और नहीं, कलेक्टर साहिबा अनुराधा जी के पति हैं। फिर बड़े बाबू को भी मालूम हो गया, सब कर्मचारी लोग को मालूम हो गया। फिर कोई टेंशन नहीं, फिर अच्छे से वो लोग काम करते थे, काम पे जाते थे। फिर यहाँ पे विशाल कुमार के मम्मी पापा भी गांव से चले आए थे। फिर वो लोग भी बोले कि हमसे भी गलती हो गया। मतलब कोई लड़की कुछ करना चाहती है ना यार, अगर उसके अंदर जज्बा है तो उसको पढ़ाई है। यूपीएससी के एग्जाम देने के लिए बहुत से लोग तैयार ही करते हैं, कितना करते हैं, लेकिन हर कोई पास नहीं होता है। किसी में उतना जज्बा होता है कि मैं कर लूँगा यार, तो उसको 2-3 साल और पढ़ाने में, शादी तक वो तो ग्रेजुएट हर चीज कर चुकी रहती, बस कुछ सालों का और रहता है, एक बार ट्राई मार कर दिखाना चाहिए। तो आज की कहानी यही थी मेरे भाई, कैसे शादी होता है और कैसे एक लड़की का एक सपना होता है। सपने के बीच में कोई भी आया, पति आया, ससुर सास, सब कुछ छोड़ के सपने को पूरा किया, फिर बाद में सब लोग आ गए। तो आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अनोखी, कुछ नई कहानी लेकर, जिससे हम लोग को कुछ प्रेरणा मिले। और हमारा मकसद किसी भी समुदाय, किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस लोगों को जागरूक करना और मनोरंजन के लिए। कहानी को अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए थैंक यू।